हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपको पता ही चल गया होगा कल कि ARO 4 फरवरी को 4 फेब को होना एक्सपेक्टेड है। मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियोस में शेयर कर दिया था। मैं लगातार बोल रहा था कि जनवरी लास्ट में या फेब के फर्स्ट वीक तक ARO का एग्ज़ाम जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत करिए, परेशान ना होइए। अगर बीच में किसी के 10-15 दिन 20 दिन वेस्ट भी हो गए तो उसको इस तरह से मत लो कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। उसको ये देखो कि कैसे टर्न अराउंड कर सकते हो, कैसे चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। काफ़ी लोग दूसरे एग्जाम्स में भी ऑक्यूपाइड थे, बिजी थे, उधर उनका दिमाग था, तो ऑब्वियसली उनके इधर के जो टारगेट्स वगैरह थे वो लैक कर रहे हैं वो उस चीज़ में। तो अब यहाँ से मेन चीज़ ये आती है कि अब आपको दिख रहा है कि मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 3 महीने का टाइम आपके पास है, थोड़ा उससे ज़्यादा ही है। अगर 7 अक्टूबर से आज से आप कैलकुलेट करोगे तो 23 दिन इधर के, देन नवंबर, दिसंबर, देन उसके बाद में जनवरी पूरा है, एंड देन उसके बाद में आपका अगर 4 फरवरी को एग्ज़ाम होता है तो मोटा मोटा एक अगर आप अप्रॉक्सीमेट नंबर निकालोगे यू विल गेट कि 115-116 दिन आपको मिल रहे हैं। अब यहाँ से बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि अरे अब तो बस टाइम मिल गया है, 115-116 दिन है, इसमें तो मेरी ARO की सीट पक्की है। अब ये पक्की तो है, लेकिन उसके पीछे जो आपका रियल डेटा है वो क्या है, आपकी तैयारी कितनी है और आप कहाँ पे उस चीज़ को कितना ट्रैक कर पा रहे हो। यहाँ से ये जो 115-116 दिन का टाइम है, इसको छुट्टी की तरह नहीं देखना है कि आपको टाइम ज़्यादा मिल गया तो बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या छुट्टी मिल गई अब तो मौज करने का टाइम मिल गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, वो भी उनको ध्यान से सुनना और एक बार उनको सोच के देखना। वो बहुत डरावनी रियलिटी है। शायद उसको सुनने के बाद आप इस वीडियो के बाद ही कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। ध्यान से सुनो। ARO का पेपर पहले जो 24 दिसंबर या दिसंबर के लास्ट वीक में या ये सब चीज़ें थी, अब वो आपका चला गया है फेब में। जैन में भी नहीं गया है कि 15 जैन तक गया हो, नहीं, वो फेब में गया है डायरेक्ट। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप ARO का एग्ज़ाम दे रहे होगे 4 फरवरी को, तो वहाँ पर UPPCS का फॉर्म 2024 वाला या तो भरा जा चुका होगा या फिर भरा जा रहा होगा, भरा ही जा रहा होगा उस टाइम पर। जनवरी में अगर फॉर्म आता है तो 4 फरवरी के आसपास भरा जा रहा होगा। और उसके बाद में मार्च एंड में आपका या मार्च के आसपास कहीं ना कहीं UPPCS 2024 का एग्ज़ाम लगेगा। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अभी हो सकता है भाई बाद में चला जाए, लेकिन अभी तक मोस्ट प्रोबेबल यही है। अब जब आप ARO का रिवीजन कर रहे होगे जनवरी के आसपास, तो उस टाइम पर UPPCS का फॉर्म आ जाएगा। तो उस टाइम पर फिर आप जिस तरह से ARO पर फोकस थे उतना नहीं रह पाओगे। ये ह्यूमन नेचर है, उसको एक्सेप्ट कर लो, ये रियलिटी है, ये होगा। ये आपके साथ पहले भी हुआ है, ये बात आप जानते हो, क्योंकि उस टाइम फिर आपको लगेगा अरे यार UPPCS भी देना था, बिकॉज आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जो UPPCS भी एम कर रहे होंगे। और अगर अभी नहीं कर रहे हो तो ARO बन जाओगे, उसके बाद UPPCS एम करोगे, वो एक नॉर्मल चीज़ है। तो UPPCS आप दोगे ही दोगे। तो उस टाइम पर आप UPPCS का फॉर्म डालोगे, इधर आपका ARO का रिवीजन चल रहा होगा, और इस चक्कर में आप अपना बहुत ज़्यादा लॉस करोगे, क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट होगा UPPCS की तरफ, और आपके दिमाग में पैनिक क्रिएट होगा कि अभी तक तो मैंने तैयारी की ही नहीं है, कर नहीं रखी है UPPCS की। तो यहाँ से आप ध्यान रखो कि ये जो टाइम आपको मिला है, जो ARO का पेपर शिफ्ट हुआ है, बाद में हो रहा है, उसमें आपको कोई छुट्टी मनाने का मौका नहीं मिल गया है। आप जब ARO का एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद में UPPCS का एग्ज़ाम आपका लग जाएगा। फेब में आपने ARO का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में UPPCS प्रीलिम्स लग जाएगा 2024 का। उसके बाद में आप जैसे ही होली में गुलाल उड़ाओगे, एक दूसरे के ऊपर बालों में रंग भरोगे, उसके जस्ट बाद में आप कमल पर जाकर के बटन दबाओगे, या फिर आप हाथ के पंजे पर आप जाकर के वोट अपना दोगे। उसके बाद में ARO का मेंस और UPPCS का मेंस लग जाएगा। और अगर आपने ढंग से अभी से UPPCS मेंस की तैयारी नहीं कर रखी है, या ARO मेंस के लिए अगर आप पहले से प्रीलिम्स में तैयार नहीं थे, तो मेंस में ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो दोनों में डिफरेंस है। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि अभी ARO मेंस कर लें, कोई खास फ़ायदा नहीं है, कोई खास फ़ायदा नहीं है। UPPCS मेंस अलग चीज़ है। UPPCS मेंस करोगे तो तुमको प्रीलिम्स में फ़ायदा मिलेगा। तुम्हारी 90% तैयारी UPPCS मेंस से आती है, अगर तुम प्रीलिम्स की बात करो। लेकिन ARO के केस में ऐसा नहीं है। ARO के केस में प्रीलिम्स के बाद में इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि तुम आराम से ARO का मेंस कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ तो ARO का मेंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। UPPCS का तो ये सीन है कि चलो तुम्हारा अगर इस बार नहीं हुआ प्रीलिम्स में और तुमने मेंस की तैयारी कर रखी है, तो तुम अगले साल जब अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मेंस की तैयारी अच्छी है। इस बार थोड़ा बहुत तुम किसी वजह से रह गए, अगले साल तुम निकाल लोगे। बहुत से लोगों के साथ ये होता है, क्योंकि पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि 1-2 नंबर से 4 नंबर से 5 नंबर से 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हुआ, आंसर चेंज हुआ, पलट गए, नहीं हुआ। सो उसमें क्या होता है कि वो रेगुलर एग्जाम है, वो हर साल होता है। UPPCS आपने देखा होगा हर साल होता है, कभी 1-2 महीने आगे पीछे हो जाए, लेकिन होता हर साल है। तो अगर तुम एक साल फेल हो गए तो अगले साल काम आ जाएगा।
आर में ऐसा नहीं है। आर में प्रीलिम्स इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम इस बार रह गए तो हो सकता है नेक्स्ट भर्ती जो नेक्स्ट एग्जाम है वो तुमको देने को मिले 2026-27 में। इसके पहले कोई उम्मीद नहीं है, 2-3 साल 4 साल नहीं होगा। 2021 में एग्जाम हुआ था, वो भी 5 दिसंबर को। उसके बाद में देखो अब एग्जाम इसका होने जा रहा है फेब में 2024 में। तो आप ये चीज़ समझो कि आपको यूपीपीसीएस भी तैयार करना है, आरओ भी तैयार करना है। तो इसलिए ये जो 115-16 दिन हैं ये डिसाइड करने वाले हैं कि तुम अगले साल अपनी ज़िंदगी को कहाँ लेकर के जाओगे। जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने, जिस कैंडिडेट ने इन 115-16 दिन की वैल्यू को समझ लिया वो अगले साल अलग लेवल पे खेल रहा होगा, अलग गेम प्ले कर रहा होगा। ये चीज़ आप जब सोचोगे, जब पेन कॉपी लेकर के बैठोगे, ऐसे हवाई में नहीं, जब इस तरह से पेन और कॉपी लेकर के बैठोगे तब यू विल रियलाइज दिस कि ये रियलिटी कितनी डरावनी है। पेपर शिफ्ट हुआ है, पेपर में सिलेक्शन नहीं हो गया है जो बहुत एकदम दिमाग से छुट्टी मिल गई हो या बहुत रिलैक्स मिल गया हो। अब यहाँ से मेन चीज़ ये आती है कि करना क्या है। ये तो चीज़ें आपने समझ ली कि किस तरह से चीज़ें हैं एंड आप आगे का देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, आगे का विज़न जो है उसको मेज़र कर पा रहे हो कि कहाँ तक आपको जाना है या क्या करना है। अब ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है, किया क्या जाए, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर चीज़ का सोल्यूशन देता हूँ, मैं मेथड पे बात करता हूँ रादर देन कि बस मैंने आपको मीठे मीठे सपने दिखाए और मैं कट लिया। वो मेरा काम नहीं है। करना आपको ये है कि जो भी लोग पुराने हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे थे या चीज़ें समझ गए, टारगेट्स वगैरह को समझ गए, उनको इसी तरह से जारी रखना है उस चीज़ को। अक्टूबर तक के टारगेट्स, मतलब जो वज्र बैच है अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का था, 3 महीने का था, एक दिन मिस नहीं हुआ है, वो अक्टूबर तक चलेगा ही चलेगा। उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई लापरवाही किसी तरीके की नहीं होगी। तो आपको भटकना नहीं है और आपको मैं भटकने दूंगा भी नहीं, ये भी बात आप समझ लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग भटकते भी हैं 1-2 दिन 3 दिन परेशान होते भी हैं, उनको मैं पकड़ लेता हूँ, उनको मैं गिरने नहीं दूंगा, डूबने नहीं दूंगा। आपको टारगेट्स फिनिश करने हैं इसी तरह। एग्ज़ाम हो रहा है, नहीं हो रहा है, फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, व्हाटएवर, पढ़ाई कांस्टेंट रहेगी। पढ़ाई आपको डेली करनी है, डिसिप्लिन टूटना नहीं चाहिए। रेस्ट ले रहे हो, चॉइस होनी चाहिए, आज मैं रेस्ट लूँगा, सर आज हम पढ़ेंगे, भैया आज हमें रेस्ट चाहिए, कोई बात नहीं, रेस्ट लो। लेकिन 4 दिन गायब हो गए, कोई मतलब नहीं, सर कहाँ है, भैया कहाँ है, कोई रिपोर्ट करने का मतलब नहीं, कुछ बताने का मतलब नहीं, एकदम गायब हो गए, अपने में लगे हुए हैं, तो फिर वो मतलब दिस इज़ नॉट सिंसियरिटी, ये सीरियसनेस नहीं है जो कि आप लोग के अंदर एक्चुअल में है। इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप खत्म करिए 15 अक्टूबर तक। नेक्स्ट हफ्ता आएगा वो पूरा आपका समझ लीजिए मेन रहेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी खत्म हो जाएगी। यूपी स्पेशल का देखा जाए तो आज और कल लास्ट डे है, यूपी स्पेशल खत्म हो गई है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, किसी की भी परेशान मत हो, करा दूंगा मेरे विज़न में। और बोल रहा हूँ तो किसी प्लान के साथ बोल रहा हूँ। जितने लोग मुझे जानते हो मैं हर चीज़ प्लान के साथ, स्ट्रेटजी के साथ करता हूँ, कुछ भी ऐसे नहीं बोलता हूँ, तभी वो चीज़ें आगे एक्चुअल में जाके काम कर पाती हैं। सो परेशान ना हो, वो मेरा काम है, वो मैं कर दूँगा, उसकी हेडक आपको नहीं लेनी है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि अक्टूबर तक की जो चीज़ें हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेंसस में करा ही दूंगा, इकोनॉमी और साइंस रह जाएगा, उसको भी करा लिया जाएगा, उसके मैं टारगेट्स वगैरह दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, हो जाएंगी। फिर क्या होगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा रिवीजन चलेगा और पूरा वैल्यू एडिशन होगा। तो अभी बहुत से लोगों के सामने जो ये दिक्कत आ रही है ना कि घटना चक्र ल्यूसेंट पढ़ने के बाद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो जब आप टेस्ट पेपर्स दे रहे हो तो उसमें नहीं मिल रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, टॉपिक्स हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो वो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, समझो। तो वो सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूँ वैल्यू एडिशन में, रिवीजन में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि मेरी तैयार नहीं है, जिससे आप में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो वो नंबर तभी आएंगे जब रिवीजन एंड वैल्यू एडिशन मैं करवाऊंगा, क्योंकि लोहे को लोहे ही काटता है, समझो इस चीज़ को। वो मुझे आगे आकर के तुमको बताना पड़ेगा कि भाई ये यहाँ पर ये है, ये, और वो एकदम टू द पॉइंट कॉन्टेंट होगा। उसमें मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, भाई ये पढ़ लो, यहीं से आ सकता है, इसमें ये कैच है, पूरा मेथड सिखाऊंगा। तो वो बहुत क्रूशियल फेज़ है। लेकिन अगर तुमने पुराने टारगेट्स को फिनिश नहीं किया, बेस को तैयार नहीं किया, तो मैं कितने भी पिलर सोच लूँ कि मैं खड़े कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा। बुर्ज खलीफा तब खड़ी हुई है जब उसके नीचे का बेस स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो बेस है ना, इसको हल्के में मत लो, करते रहो, ये प्रोसेस करते रहो फॉलो अक्टूबर तक। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में रिवीजन वैल्यू एडिशन बहुत नेक्स्ट लेवल का होगा। और सबसे ज़्यादा फायदा उसी कैंडिडेट को होगा जो व्यक्ति टारगेट्स को पूरा करता आया है, या अभी भी अगर पीछे भी था, किसी के अगर बैकलॉग रह भी गए तो वो उन टारगेट्स को पूरा कर रहा है। तो जितने भी लोग टारगेट्स को ऑलरेडी समझ चुके हैं, उन्हें उन टारगेट्स को पूरा करना है, रिवीजन वैल्यू एडिशन में शामिल होना है। एक बात ध्यान रखो, जितनी जल्दी आप आरओ का प्रीलिम्स तैयार कर लोगे, बेसिक टारगेट्स आपके पूरे हो गए, रिवीजन वैल्यू एडिशन में आप शामिल हो गए, आपके दिमाग पर से बहुत ज़्यादा लोड कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, एंजाइटी नहीं रहेगी, आपको पैनिक नहीं रहेगा। बिकॉज बाकी इंसान इधर उधर पीडीएफ कलेक्ट कर रहा होगा कि ये अच्छा है, कि वो अच्छा है। बहुत से लोग तैयारी में अब जंप कर रहे होंगे, अब वो सोच रहे होंगे कि अब बुक लिस्ट है, कहाँ से कौन सा बैच लें जिससे हमें 100% गारंटी मिल जाए सिलेक्शन की। फिर कोई इंसान बता रहा होगा उसको कि बस ऐसे ऐसे ये लेकर के सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगी, और आप वहाँ पर रिवीजन कर रहे होगे और आपके नंबर कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। मतलब जब टेस्ट पेपर लगाओगे तो हर संडे या
जब कभी भी टेस्ट पेपर लगाओगे नंबर कांस्टेंट हो जाएंगे। समझ लो कि उसी दिन से तुम प्रीलिम्स पार करने की तरफ आ चुके हो, हमारा हो जाएगा प्रीलिम्स। जिस दिन तुम्हारे नंबर कांस्टेंट हो गए यार 130 140 140 130 नंबर कांस्टेंट हो जाने चाहिए, तो वो कांस्टेंट मुझे तुम्हारे नंबर कराने हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना ये बेस क्लियर करो आरओ प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स का जैसे ही क्लियर कर दोगे मैं तुरंत यूपी पीसीएस का शुरू कर दूंगा। अभी मैं ऐसे शुरू नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अभी तुम लोग आरओ में लगे हुए हो, उसके टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। और अगर मैंने यूपी से शुरू कर दिया तो दोनों चीज़ें वैसे तो सेम है लेकिन कुछ कुछ पैटर्न की चीज़ें डिफरेंट हैं, और यूपी पीसीएस अब एक अलग लेवल पे खेल रहा है। तो अगर तुम्हारा आरओ को बेस क्लियर नहीं है तो फिर इसमें तुम साथ में इसको मैनेज नहीं कर पाओगे, टाइम मैनेज नहीं होगा तुम्हारा, और ये चीज़ मैं बहुत बेटर वे में समझता हूँ। इसलिए आरओ का जितना जल्दी तुम स्ट्रेंथ अपनी बना लोगे तो यूपी पीसीएस साथ में आ पाएगा, और तुम्हारा जो अगले साल यूपी पीसीएस डूबने वाला था वो बच जाएगा। ये जो 115 दिन है ना, यही डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा यूपी पीसीएस 2024 डूबेगा या बचेगा, तैर कर बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आरओ का प्रीलिम्स अच्छा करो, साथ में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आ जाएगा, ये दोनों साथ में चलते रहेंगे। आरओ को तुम रिवीजन करते रहोगे, यूपी पीसीएस का तुम बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सारी चीज़ें समझते रहोगे, तो तुम्हारी दोनों चीज़ें साथ में चलती रहेंगी। और जैसे ही दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, तो उस टाइम पर तुम आरओ का रिवीजन तुम्हारा ऑलमोस्ट हो चुका होगा। वहाँ पर मैं तुमको यूपी पीसीएस दिसंबर के आसपास ही मैं तुमको यूपी पीसीएस मेंस भी समझा पाऊंगा, आरओ का मेंस भी समझा पाऊंगा। और फिर उसके बाद से जब तुम्हारा जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, तो तुम फेब में आरओ का एग्जाम दोगे, जनवरी में तुम ऑब्वियसली पूरा रिवाइज कर रहे होगे, मार्च में तुम यूपी पीसीएस दोगे। तो मार्च में यूपी पीसीएस जब देने जाओगे तो ये सीन नहीं होगा कि मैंने सिर्फ 1 महीने पढ़ा है, क्यों? बिकॉज मैं बिजी था आरओ पढ़ने में, या मैं लगातार उसी के लिए पढ़ाई कर रही थी आरओ के लिए। तो तुम्हारा यूपी पीसीएस डूबेगा नहीं, लेकिन वो तभी होगा जब तुम जल्दी से जल्दी आरओ प्रीलिम्स खींचोगे और उसके बाद में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स करोगे, क्योंकि प्रीलिम्स में भी अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। समझो इस चीज़ को, वैसे तो ये टाइम है, ये ऑलरेडी निकल चुका है यूपी पीसीएस मेंस का। जितने भी सिंसियर कैंडिडेट है वो ऑलरेडी लगे हुए थे, उनके जीएस वगैरह के पेपर यूपी पीसीएस के तैयार हो चुके हैं, यूपी स्पेशल वगैरह वो कायदे से तैयार कर रहे हैं, और अभी भी जो उनका रह भी गया है 20-30% वो दिसंबर जनवरी तक कर लेंगे। तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। और दिसंबर जनवरी में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई हो जाती है, उस टाइम पर सर्दियाँ बहुत पीक पर होती हैं, हार्श विंटर रहता है, चिल्ला जाड़ा रहता है, आपको मालूम ही है पूरा एकदम हिल्स में तो पूरा बर्फबारी स्नोफॉल रहता है, हैवी स्नोफॉल रहता है। यहाँ पर भी इवन जितना भी सेंट्रल रीजन है, नॉर्थ इंडिया है, उसमें प्रॉपर सर्दी पड़ती है, नहीं पढ़ पाओगे उतना। दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती है। रात में कितने लोग जगते हो कमेंट करके बता देना। नहीं जगते होगे बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी जो है वो दिन में ही जगती है, बिकॉज बहुत सारे लोग वर्किंग है तो ऑब्वियसली वो रात में सोते हैं, तो जो उनको टाइम दिन में मिला उसी में वो पढ़ाई करते हैं। तो आपको इस चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो दिसंबर जनवरी है उसमें आप बहुत अपनी पीक प्रोडक्टिविटी लेकर के नहीं आ पाओगे। हाँ ठीक है, हेल्थ वगैरह के लिए, डाइट वगैरह के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम रहता है, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, आप आराम से फोकस कर पाते हो, वो सब चीज़ें ऑब्वियस हैं। जो ऐसे लोग हैं जो अभी हाल में ज्वाइन कर रहे हैं, जो नए लोग हैं जिनको अभी कुछ नहीं पता था, अब वो यहाँ से तैयारी शुरू कर रहे हैं, बिकॉज अब उनको पता चल रहा है कि यहाँ से 3-3.5 महीने का टाइम मिल रहा है और अब वो यहाँ से आरओ कर सकते हैं। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कि प्लेलिस्ट में मेरी वीडियोज़ हैं, प्लीज़ जाइए, गो एंड वॉच दैम। आप अपने हिसाब से वीडियो देखो, आई एम नॉट सेइंग कि गो एंड वॉच ऑल वीडियोस, अपने हिसाब से आप जाओ 1.5-2x पे शिफ्ट करके देखो कि उसमें मैंने क्या बता रखा है, क्या कर रखा है। मैं पीडीएफ वाला इंसान नहीं हूँ कि मैं पीडीएफ आपको दे दूँ और बस मैं कह दूँ बस सिलेक्शन हो जाएगा। समझो बात को, मैं वीडियोस के थ्रू वो चीज़ें समझाता हूँ जो आपको मैं पीडीएफ में नहीं समझा सकता या मैं लिख के नहीं समझा सकता। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं और वो अगर आप सुनोगे अपने हिसाब से कुछ वीडियोस, जैसे आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत है तो करंट अफेयर्स की वीडियो जाकर के देखो, इकॉनमी में दिक्कत है जाकर के देखो, तो उससे क्या होगा कि आपका बेस क्लियर होता जाएगा। फिर आप उस पथ पे जब चलोगे, देखो अगर 10-15 दिन लगा भी दोगे ना इस चीज़ को फिक्स करने में कि मैं कैसे करने जा रहा हूँ या कैसे मैं इन चीज़ों को करूँगी, तो वो इन्वेस्टमेंट है, वो वेस्ट नहीं होंगे आपके, रादर देन कि आप को मैं 5 मिनट में बता दूं कि बस ये कर लो। क्योंकि जो चीज़ मैंने रोज़ सीखी है वीडियो में, रोज़ चीज़ें मैंने जो बताई हैं, रोज़ मैंने चीज़ें शेयर की हैं, एक टॉपिक पर, एक सब्जेक्ट पे मैंने जो 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो बना करके बच्चों को समझाया है, बच्चों मतलब जितने भी ये कैंडिडेट्स हैं मेरे, इनको मैंने समझाया है, वो मैं आपको 5 मिनट में अगर समझा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपके साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ, वो रियलिटी नहीं है। मैं आपको वो चीज़ नहीं बता पाऊँगा जो एक्चुअल में वर्क करती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाकर के अपने हिसाब से वीडियोज़ देख लो, तो उससे आपको एक खाका तैयार हो जाएगा, एक रोड मैप तैयार हो जाएगा, हाँ भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। ये चीज़ है। कमेंट वगैरह काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोगों के मेल भी आते हैं, तो मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा। और एक बार अगर आपने वो समझ लिया, 2-4 चीज़ें ही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, कुछ स्ट्रेटजी वाले वीडियो है वो आप देख लो, किस तरह से चीज़ें प्लान करनी है, पिलर्स क्या हैं, बेस क्या है, कौन सी चीज़ से कहाँ से कितने तक करने पर आप कितना आ जाओगे प्रिपरेशन में, ये सारी चीज़ों को आप देखो, समझो। इसमें 2-4 मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद आप प्रो हो जाओगे। आपको कोई इंसान ना तो भटका सकता है, ना ही आप खुद भटकने जाओगे। और अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की, इसके बाद आप जाओगे फिर बाद में रोगे, रोना इन दी सेंस की बाद में आप रिग्रेट करोगे कि मैंने गलती कर दी। बिकॉज
आप जाकर के शॉर्टकट ढूंढोगे कि बस मुझे कोई ऐसा कंटेंट मिल जाए जो मुझे सिलेक्शन दिला दे आरओ प्रीलिम्स में, और सामने वाला आपको यही बता रहा होगा कि बस कैसे ये पन्ने लेकर के और इतने रुपए पे करके यूपीआई करके आप सिलेक्शन ले सकते हो, बस ये हो रहा होगा। मेथड की उसमें बात घंटा नहीं की गई होगी, मेहनत कितनी लगेगी उसकी बात उसमें घंटा नहीं की गई होगी, और उसमें आपको नहीं बताया गया होगा कि आपकी कमर कितनी टूटेगी। ये पीछे देख रहे हो, ये कमर टूटी है, ऐसे नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए तो हर काम में मेहनत है, ऐसा नहीं है कि अगर मेरा काम कुछ और है तो उसमें मेहनत नहीं है, या तुम्हारा काम कुछ और है तो उसमें मेहनत नहीं है। मेहनत हर चीज़ में है। और बिना कमर तोड़े और इन हाथों को घिसे, ये हाथ देख रहे हो यहाँ पे, ये या ये उंगलियाँ देख रहे हो, गड्ढे पड़ जाते थे यहाँ पे। एक दिन में 4-4 5-5 कार्ट्रिज V7 की ख़त्म हुई हैं, इतना लिखा गया है इन हाथों से। तब मेरी आज हाथ की स्पीड इतनी है कि मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि मेरे सामने सैकड़ों तुम बंदे या लोग खड़े कर दो, लेकिन मुझसे जल्दी नहीं लिख पाएंगे। तो ये कोई मैं तुमको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि घमंड है, नहीं, मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस की है मैंने उस चीज़ में इतना अपना हाथ घिसा है, उतना रगड़ा है कि मुझे पता है कि मैं कर लूँगा, एंड मैं कर लेता हूँ। तो तुमको समझना पड़ेगा, अगर तुम चाहो तो सीख सकते हो ये चीज़ कि भाई बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। किस्मत को तो अगर तुम सोच रहे हो तो तुम 5% किस्मत से रह सकते हो, बच जाओगे, लेकिन तुम्हें उसके अलावा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो 115-16 दिन है, इनको अपनी ज़िंदगी का एक धर्म बना लो, एक ड्यूटी बना लो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाओ अपने अंदर, एक अकाउंटेबिलिटी लाओ कि मुझे ये करना है यार। अगर नहीं किया तुमने, पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ा, अपने टारगेट्स को फुलफिल नहीं किया, तो शाम को एक क्रॉस चेक करो, एक रियलिटी चेक होना चाहिए आपके सामने। सोने के पहले ये देखो कि भाई आज मैंने पूरे दिन क्या किया, और अगर नहीं पढ़ा मैंने तो क्यों नहीं पढ़ा। अगर कोई वाजिब रीज़न था, कोई एक इमरजेंसी थी, कोई एक्सीडेंट हो गया था, तबीयत ख़राब थी, या मेरे जो रिलेटेड लोग हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम थी, दैट मेक्स सेंस। लेकिन ऑलवेज गो फॉर कि भाई मैं यहाँ से कैसी चीज़ें बढ़िया कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कैसी चीज़ें बढ़िया कर सकती हूँ। आरओ प्रीलिम्स बढ़िया करो, उसके साथ में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को जोड़ो, उसी के साथ में धीरे धीरे मेंस को उसमें जोड़ो, सो दैट तुम्हारा यूपीपीसीएस डूबे नहीं, और फिर साथ में आरओ मेंस लाओ। ये आपका पूरा प्लान होना चाहिए। जितने भी नए लोग हैं उनको मैंने बता ही दिया है, वो इस तरह से चीज़ें करेंगे, उनको हेल्प मिलेगी। और जो पुराने लोग हैं उनको कहीं भटकना नहीं है। देखो, पुराने लोग यहाँ से अगर डूबेंगे तो सिर्फ एक वजह से, भटकाव। उनके दिमाग में अगर ये आ गया यहाँ से बहुत टाइम है, तो वो गए, वो सीधे सीधे गए। क्योंकि सारी जो इंसान की जो जीत और हार का जो डिफरेंस है ना, ये जो खाई है, ये जो ब्रिज है, ये क्रिएट होता है इस चीज़ से कि तुम्हारी सोच कैसी है, तुम दिमाग से कितने स्ट्रांग हो। फिजिकली इट डजेंट मैटर मच, सारी चीज़ यहाँ से आती है, तुम्हारा दिमाग कितना शार्प है, तुम कितना दिमाग से तेज हो, कितना रिजिड हो, कितना फर्म हो, कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हो। तुम्हें कोई चीज़ हिला नहीं पा रही है, तुम्हें कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है कि नहीं मुझे यही तोड़ना है तो यही तोड़ना है, मैं करूँगा। तुम्हें यूपीपीसीएस करना है ना, बहुत सारे लोग परेशान है क्योंकि यूपीपीसीएस करना है, तो तुम आरओ जो कर रहे थे अभी तक, उसके साथ में यूपीपीसीएस को डालो, उसके साथ में डालो। यूपीपीसीएस ए में पा रहा तो उसके साथ में आरओ को देखो कि तुम कैसे डाल सकते हो, उसको फिट कैसे कर सकते हो। आइदर और मत रखो। कभी कभी ज़िंदगी में एकदम एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए कि या तो यूपीपीसीएस करेंगे या आरओ करेंगे। साथ में इनको इंटरकनेक्ट करके देखो कि कैसे दोनों को बेनिफिट दोनों से ले सकते हो, क्या दोनों में करने में साथ में फ़ायदा है, और कहाँ दिक्कत आ रही है उसको फिक्स करो। जो लोग एपीएस वाले हैं कि एपीएस के लिए क्या करें, एपीएस में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ऑलरेडी समझा दिया था कि जीएस का कोई ऐसा नहीं आएगा जैसा कि आपको यूट्यूब चैनल्स पे दिखाया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, बिकॉज दे हैव टू सेल देयर बैचेस, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। वैसा पेपर नहीं आएगा। अभी 1 अक्टूबर को डेंटल सर्जन का पेपर हुआ है, गो एंड वॉच दैट पेपर, जाओ देखो उसको, एनालाइज करो, मिल जाएगा तुम्हें कि कैसे पेपर आते हैं। ये रियल चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये है शौक है कि नहीं 1500 2000 वेस्ट कर देंगे और कोई मतलब मेरे पास है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो भाई इन्वेस्ट कर लो। फिर मतलब मैं उस ट्रैजेक्टरी में नहीं आता हूँ भाई। तो एपीएस में हिंदी, जीएस और कंप्यूटर 50-50 नंबर का है, तो उसमें आपको बस देखना है कि हाँ भाई मुझे इसको इतना ध्यान देना है, इसको इतना ध्यान देना है। उसकी जो हिंदी है वो बहुत ज़्यादा कोई स्पेस से नहीं आई है, वो भी आपकी आरओ के साथ कहीं ना कहीं मैच कर रही है, कुछ चीज़ें यूपीपीसीएस मेंस के साथ मैच कर रही हैं। तो व्हेन यू आर रीडिंग फॉर आरओ या व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर एपीएस, तो कहीं ना कहीं आप जो हिंदी का पेपर है यूपीपीसीएस मेंस का, उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कंप्यूटर अगर आपने अभी तक पहले नहीं पढ़ा है, इफ़ यू हैवंट स्टडीड बिफोर, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दो। जीएस बहुत ज़्यादा कोई अलग नहीं आएगा। जो भी आप आरओ के लिए या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एपीएस में। तो उसकी कोई अलग से ऐसा नहीं है कि बहुत भी रॉकेट साइंस है, चेंज हो जाएगा। बस आपको टाइम मैनेज करना है। आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या क्या अचीव करना है और कैसे करना है। ये आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, बाकी उसमें चीज़ें कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों के सामने ये भी एक चैलेंज आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली आरओ के साथ में, यूपीपीसी के साथ में, अब उन्होंने पेट भी दे रखा है, बिहार के भी एग्जाम्स दे रखे हैं। देखिए, बिहार का एग्जाम देना इज़ ओके, या आरएएस का एग्जाम देना इज़ ओके, इज़ फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, कि ठीक है भाई चलो एक तरफ दो तरफ होता है कि हाँ करना है जल्दी से जल्दी, तो इंसान इधर उधर 1-2 एग्जाम्स और टारगेट करता है।
बट अब आप पेट पे आ रहे हो, फिर पेट के बाद में कोई और एग्जाम आएगा, फिर उस पर आ गए, उस पर आ गए। अब पेट का एग्जाम आई थिंक मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट 28 अक्टूबर को लगा हुआ है। तो अब पेट भी दोगे, फिर इधर आर ओ आप पढ़ रहे थे। अब जो आर ओ की कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन हुई थी वो फिर आप पेट में लग गए। तो आपने जो आर ओ का पढ़ा था वो आपने पानी में डाल दिया, बुरा मत मानना, लेकिन पानी में डाल दिया। क्योंकि दिमाग को इतना मत भटकाओ, इतना आप प्रो नहीं हो, जीनियस नहीं हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो। और अगर होते तो आप कहीं बैठे होते, समझो, फिर आप पेट की तैयारी नहीं कर रहे होते। तो अपनी रियलिटी जो एक है उसको समझो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो। आर ओ में लगे थे और अगर पेट भी देना है तो पहले बैठ करके प्लान करो, दिमाग लगाओ कि भाई मैं पेट भी दूंगी, मैं पेट भी दूंगा और इधर मुझे आर ओ भी देना है, तो मैं दोनों को मैनेज कैसे करूंगा। या तो अपने घंटे बढ़ाओ, कम से कम 8 से 10 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ो, जिसमें 4 घंटे आर ओ पढ़ो, 6 घंटे पेट का पढ़ो, तब तो मैनेज कर लोगे। बट अगर आर ओ को बिल्कुल बंद कर दोगे और सिर्फ पेट का पढ़ोगे, बिकॉज पेट का एग्जाम अलग है, वो आर ओ के जैसा नहीं है, तो फिर आर ओ डूब जाएगा। अब ये तो चलो अच्छी बात है कि आपका एग्जाम आगे टल गया है, आगे हो गया है, शिफ्ट हो गया है, तो इतना कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। अभी पेट दे लो आराम से, और कोई ऑप्शन नहीं है, पेट दे लो, पेट के बाद फिर आर ओ करना। लेकिन इस चीज़ को समझो, मैं पहले ही ये चीज़ बता चुका हूँ, 1 या 2 या मैक्सिमम 3 एग्जाम फोकस करो, वो भी एक टाइप के। जैसे यूपीपीसी सेम कर रहे हो तो उसके साथ में आर ओ कर लो, बीपीएससी कर लो। अब ये मत करो कि तमिलनाडु का भी सोच रहे हैं, फिर किसी ने कहा यार झारखंड घूमने जा रहे हैं, चलो वहाँ से घूम आएंगे, झारखंड भी दे देते हैं, उत्तराखंड भी दे देते हैं, फिर चलो संग में चलते हैं यार, वहाँ पर दिल्ली में एक DSSB वाला कोई रखा है वो भी दे देते हैं। फिर इधर किसी ने कहा अरे राजस्थान में इलेक्शन हो रहे हैं, तो राजस्थान में इस बार बहुत वैकेंसी आई है, चलो राजस्थान भी दे लेते हैं। नहीं, चॉइस शुड बी योर्स। आपको पता होना चाहिए कि हाँ राजस्थान के लिए इसमें प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। मैं अगर ये एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, ये एग्ज़ाम में एम कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, क्या है, मेरी इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, मेरी इसमें वीकनेस कितनी है, मैं साथ में इसमें अदर चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं। और ये सब आपको जब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, देन उसके लिए जंप करो। ऐसे नहीं कूदना है कि बस फॉर्म आया, बगल वाले ने कहा, वो घूमने जा रहा था, वो गाड़ी लेके जा रहा था, पेट्रोल नहीं लगेगा तो संग में चल दिए, या सोचा अरे बस एग्जाम दिएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। बिहार का देना है दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख तो लो भाई कि उसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो तुम पढ़ पाओगे और उसके साथ में मैनेज कर पाओगे जो भी एग्जाम आप पहले एम कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आर या यूपीपीसीएस। तो इस तरह से अगर भटकाव को कम करोगे, यही भटकाव पूरे यूट्यूब पर भरा हुआ है, पूरे यूट्यूब पर यही भटकाव है। आधा आदमी इसी में डूबा हुआ है और इसी चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है, क्योंकि वो 4, 5, 6 एग्जाम डाल रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने कह दिया कि सारे एग्जाम डालने चाहिए। अरे उसका वो बोलेगा नहीं, ये तो उसका बैच कैसे बिचेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं वो आर की टेस्ट सीरीज बनाते हैं। अब उन्होंने संग में एपीएस शुरू कर दी, अब उन्होंने संग में इधर शुरू कर दी पेट की। अब पेट के बाद में अगर कोई अभी और एग्जाम होगा, मुझे तो नाम भी नहीं पता ज़्यादा, बट उसकी भी शुरू कर देंगे। वो हर चीज़ सिखाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं है। एक रखा डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसको दिए पैसे, उसको दिया पन्ना फर्रा और उससे कहा भाई ये पन्ना है, ये तुम्हें छापना है। ऊपर बस वहाँ पर जो टाइटल होता है वहाँ पे आर की जगह आर की टेस्ट सीरीज की जगह एपीएस डाल दिया, एपीएस की जगह पेट डाल दिया, क्वेश्चन थोड़े 2 कौड़ी के रख दिए। 2 कौड़ी का मतलब इससे मत समझना, एक लेवल होता है हर चीज़ का। यूपीपीसीएस के पेपर से पेट के पेपर की बराबरी मत कर देना, या आर के पेपर से पेट के पेपर की बराबरी मत कर देना। तो मैं उस कंपैरिजन में बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पेट का पेपर 2 कौड़ी का है, समझो बात को। तो क्वेश्चंस का लेवल वैसा कर दिया कि हाँ भाई आर में ऐसा नहीं आता है, इसका ऐसा कर दो, और उसके बाद में बस उसको वहीं PDF बना के दे दिया। अब एक तीर से 4 आदमी मरे, ये चल रहा है। तो आपको अगर समझ नहीं है, आपका यहाँ से विवेक नहीं है, आपके पास सही गलत क्या है ये अगर एनालाइज नहीं कर सकते हो तो डूब जाओगे। ये ज़माना ऐसे ही है। इंटरनेट का सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है वो यही है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि आपका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर सकता सही क्या है गलत क्या है। आपके पास समय नहीं एनालाइज करने का, और बिना एनालाइज किए डूब जाओगे। तो ये वीडियो लंबा हो गया है, 22 मिनट का हो गया है, लेकिन ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद से यहाँ से चीज़ें क्योंकि बहुत तेज़ भागने वाली हैं और मैं हर किसी को पर्सनली बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास यार बहुत सारे DMs आते हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मैं हर किसी को पर्सनली नहीं बता सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जनरलाइज्ड हैं, लाइक मैंने अगर आपको वीडियो के थ्रू बताई तो वो सब पे अप्लाई हो रही हैं, तो आप उनको सुन करके उनसे बेनिफिट ले सकते हो। मेरे वीडियोज़ ही ब्रह्मास्त्र हैं। मेरा कोई ऐसा मैं कोई पन्ना फर्रा या कोई ऐसी PDF सीक्रेट नहीं देता हूँ जो मैं ये कह दूँ कि मैं उसको पढ़ लो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। अगर ऐसा होता तो जो इंसान उस PDF को एक्सेस करता है वो सब सेलेक्ट हो जाते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई ऐसा टॉनिक या ऐसी कोई सीक्रेट चीज़ उस PDF में होती जो मैं आपको देता और उससे सिलेक्शन होता तो फिर वो सब हो जाते ना, क्योंकि PDF तो सबके पास है। ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास नहीं है। दिल्ली में चले जाओ, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और जो भी वहाँ के हैं मेन जो हब हैं वहाँ चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ, हर जगह मिल रही है PDF, हर जगह। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तुम मुझे बताओ कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो तुम्हें चाहिए हो और मैं दिलवाना दूँ, बता दूंगा तुम्हें जगह, हाँ भाई वहाँ मिल रहा है, जा करके ले लो। बहुत से लोग को ऑलरेडी बता भी रखा है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि इस कंटेंट से सिलेक्शन होगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इसलिए आज मैं खुल के बोल रहा हूँ और अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी के सवाल है।
वरना बाकी तुम अपनी ज़िंदगी में भाई कुछ भी करो, इट डजेंट मैटर मच, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपको अपने मन की करनी है। लेकिन जिनको फ़र्क पड़ता है, जो एक्चुअल में मुझे सुनते हैं, तो उनके लिए मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी ये अकाउंटेबिलिटी बनती है कि मैं उनको अवेयर करूँ। बाकी आप समझदार हो, आपका जीवन है, 115-16 दिन है, ये लग जाओ, ये तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और कोई छीनना भी चाहे तो छीनना मत दो।